नमस्कार दोस्तों, ई बस्ता IAS एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग G20 पर परिचर्चा करेंगे। यह हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि भारत के नेतृत्व में या भारत की अध्यक्षता में 2023 में G20 की गतिविधियां संपन्न होंगी। इसलिए हम लोग G20 के विकास या उद्भव की परिस्थितियां यानी गठन किन परिस्थितियों में हुआ, इसके कार्य करने की पद्धति क्या है, इसका महत्व क्या है, इस समूह की कमियां क्या हैं, साथ ही साथ जिन वर्तमान भू राजनीतिक या जियोपॉलिटिकल कंडीशंस में भारत इसका नेतृत्व करने जा रहा है, तो भारत के समक्ष चुनौतियां क्या हैं और अवसर क्या हैं, इन सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हम लोग परिचर्चा की शुरुआत करें। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में 15-16 नवंबर 2022 को 15-16 नवंबर 2022 को इसकी यानी G20 समूह की 17वीं बैठक या 17वां शिखर सम्मेलन नुसा दुआ बाली इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। कौन सी बैठक थी? 17वीं बैठक थी, 17वीं लीडर्स समिट थी, जो इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुई। इस जो इंडोनेशिया में जो बैठक संपन्न हुई G20 की, उसका जो मोटो था, जो आदर्श वाक्य था, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर। ठीक है, तो रिकवर टुगेदर, चूंकि अभी कोविड के दौर से हम लोग निकल रहे हैं बाहर, तो उस संदर्भ कोविड की वजह से जो स्वास्थ्य या हेल्थ की या इकोनॉमिक्स जो समस्याएं उभर कर आई हैं, उसी के संदर्भ में इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रही 17वीं। अब चूंकि नेक्स्ट जो बैठक यानी 18वीं लीडर्स समिट है या शिखर सम्मेलन है, वो भारत में आयोजित होगा। चूंकि 1 दिसंबर 2022 से इसका नेतृत्व या इसकी अध्यक्षता इस समूह की भारत के पास आ जाएगी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत G20 के संदर्भ में भारत में क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने इसका जो है लोगो जारी किया है, जिसमें कमल का फूल है, उसके कमल के फूल के ऊपर जो है ग्लोब को दर्शाया गया है। ठीक है, ये लोगो हो गया। और इसका जो मोटो है या जो आदर्श वाक्य है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, साथ ही साथ भारत ने इस G20 समूह की गतिविधियों के लिए अपनी तरफ से यानी भारत के लिए जो शेरपा घोषित किया है, वो नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को जो है घोषित किया है। कौन है शेरपा? शेरपा जो है अमिताभ कांत, ये जो है नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। ठीक है, ये इतना डेवलपमेंट हुआ है। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं G20 के बारे में बेसिक। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, G20 जो है 19 देश और EU यानी यूरोपियन यूनियन का एक अनौपचारिक संगठन है। अर्थात यह 19 विकसित और विकासशील देश प्लस यूरोपियन यूनियन का एक अनौपचारिक या इनफॉर्मल संगठन है। इसकी बैठकों में वर्ल्ड बैंक और IMF भी प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है, ये मतलब इनफॉर्मल है, ये याद रखिएगा। आपके एग्जाम में कभी भी ये लाइन मिस नहीं करना है, इनफॉर्मल है। इसका जो गठन है, ये 1999 में होता है, और तब यह वित्त मंत्री और जो सेंट्रल बैंक होते हैं, यानी केंद्रीय बैंक जैसे कि RBI, इनके गवर्नरों का संगठन होता है, वही इसका नेतृत्व करते हैं। यानी तब 1999 में जब इसका गठन हुआ, तब ये मंत्री स्तरीय बैठकें आयोजित करता था। ठीक है, इसके जो मेंबर हैं यानी जो 19 देश, 19 देश, ठीक, प्लस यूरोपियन यूनियन। ठीक है, 19 देश यूरोपियन यूनियन, ये देख लीजिए मैप पे।
इससे क्या होगा, इससे आप देखते हैं तो आप एक चीज़ों को सही से देख पाएंगे कि क्या चीज़ आपको याद करनी है, इसमें क्या नहीं याद करनी। जैसे देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में लगभग सभी देश हैं, यानी कनाडा, यूएस है, सेंट्रल अमेरिका से मैक्सिको हो गया, साउथ अमेरिका से ब्राज़ील और अर्जेंटीना, दो कंट्री हैं केवल। ठीक, तो साउथ अमेरिका का कोई और नाम आपसे एग्जाम में पूछ लेता है तो वो नहीं है। इधर अफ्रीका से देखें तो केवल जो है आपका साउथ अफ्रीका एकमात्र देश है, इसके अलावा कोई देश नहीं है। इधर जो है मध्य एशिया से देखें तो आपका केवल जो है कौन है, सऊदी अरब है। ठीक, यूरोप से देखें तो जर्मनी है, इटली है, और आपका यूके और फ्रांस, ये इसके सदस्य हो जाते हैं। फिर इधर आपका जो है एक और है, टर्की है, रसिया है, फिर और इंडिया है, फिर ये आपका चाइना हो जाता है। ठीक है, और जो ये द्वीपीय देश हैं, जापान हो गया आपका और साउथ कोरिया हो गया। ठीक, दो बचे, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, तो इसमें मेरी समझ से ये वाला आपसे जो साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीकन कंट्री का थोड़ा सा फोकस रखिए। इसके अलावा यूरोप के बहुत सारे देश यूरोपियन यूनियन के मार्फत जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये एक मोटी मोटी नज़र आपको होनी चाहिए कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो ये रही इतनी बातें इसके मेंबर्स की। भारत तो है ही है इसका मेंबर, चूँकि इसीलिए तभी तो इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। आगे देखते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ G20, यानी G20 का गठन कैसे होता है दोस्तों। तो जो 1997 से 1999 का जो दौर है वो एशियाई आर्थिक संकट के रूप में जाना जाता है, और उसी आर्थिक संकट जो एशियाई आर्थिक संकट आया था उसी संदर्भ में G7 के वित्त मंत्रियों के नेतृत्व में जो है इस समूह का गठन किया गया, जिसमें कि विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जा सके, यानी थोड़ा सा उसको इंक्लूसिव बनाया गया, ताकि जो है जो आर्थिक संकट आया था एशियाई आर्थिक संकट, उस तरह की समस्याओं से निपटा जा सके। तो दोस्तों उसी एशियाई संकट के संदर्भ में 1999 में इसका गठन होता है, किसका, G20 का। और जब 1999 में इसका गठन होता है तो इसकी जो बैठकें होती हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के जो है गवर्नर होते हैं, यानी केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, जैसे कि मान लीजिए आरबीआई हो गया अपने यहाँ का, इसी तरह से मान लीजिए जर्मनी हो गया, यूएस हो गया, तो उनके जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं तो वो लोग जो है बैठकें आयोजित करते थे। ठीक, तो गठन इसका कब हुआ, 1999 में। परिस्थितियां क्या थी, एशियाई आर्थिक संकट था। फिर क्या होता है कि 2008 में फिर से एक बार जो है आर्थिक संकट, वैश्विक आर्थिक संकट आता है, और उस समय यह महसूस किया जाता है कि इन तरह की जो स्थितियां होती हैं उसमें कुछ क्विक यानी त्वरित निर्णय लेने होते हैं। उसके लिए क्या है कि जो कंट्रीज हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर आम सहमति होना जरूरी है, और इसी संदर्भ में 2008 से जो 2008 का आर्थिक संकट है, 2008 का आर्थिक संकट है, यहाँ से जो क्या होता है, G20 देशों के जो हेड होते हैं, हेड्स कह लीजिए, यानी राष्ट्राध्यक्ष, वो इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। तो 2008 से लीडर्स समिट का जो है आयोजन स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसका गठन कब होता है, एक डेट हो गई 2008 का आर्थिक संकट, और एक डेट हो गई आपका 1999 कह लीजिए का एशियाई आर्थिक संकट। ठीक, चूंकि यहाँ पर केवल फाइनेंस मिनिस्टर एंड जो आपके गवर्नर हैं सेंट्रल बैंक के वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर इसका नेचर विशुद्ध रूप से आर्थिक मुद्दों पर ये अपनी बैठकें इसकी केंद्रित होती हैं। लेकिन 2008 के बाद इसमें राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पार्टिसिपेट करते हैं। तो
इसके मुद्दे जो होते हैं वो आर्थिक के साथ साथ जो जियो पॉलिटिक्स है या जो भी चीज़ें वर्ल्ड लेवल पे घटित हो रही हैं या विश्व को प्रभावित कर रही हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे ऊर्जा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन आदि आदि। ठीक, तो ये इस तरह से इसका जो है गठन होता है G20 का, ये परिस्थितियां रहती हैं। और आगे देखते हैं हम लोग प्रेसिडेंसी ऑफ G20 यानी G20 की अध्यक्षता। तो दोस्तों G20 की अध्यक्षता जो है ये बारी बारी से सभी देशों के पास आती रहती है। ठीक, जैसे 19 देश हैं और एक संगठन यूरोपियन यूनियन है, तो जो 19 देश हैं उन्हीं में से जो है चार चार देशों का जो एक ग्रुप बनाया गया है, चार पांच ग्रुप बने हैं, उन्हीं ग्रुप्स में जो है बारी बारी से अध्यक्षता आती रहती है। ठीक, एक चीज और इम्पॉर्टेंट ये जान लीजिए कि जो G20 समूह है इसका कोई सचिवालय नहीं है, ना ही इसके पास कोई स्थायी कर्मचारी हैं। क्लियर, कोई सचिवालय नहीं है इसका, कहाँ मुख्यालय है, कौन इसको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, बैठकों को क्या एजेंडा होता है, ये सब करने के लिए कोई स्थायी सचिवालय और कर्मचारी नहीं है। जिस देश के पास इसकी अध्यक्षता होती है वही इसके संगठनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो अध्यक्षता होती है इसकी G20 समूह की, तो साल भर के लिए यानी एक वर्ष के लिए किसी एक कंट्री के पास इसकी अध्यक्षता होती है। ठीक, तो साल भर जो है क्या होता है, बैठकों का आयोजन, क्या डिस्कस किया जाएगा, कहाँ पर बैठक होगी, कार्यसूची क्या होगी यानी एजेंडा क्या होगा, ये सब जो है कौन डिसाइड करता है, जिसके पास इसकी अध्यक्षता होती है। वही देश जो इसके लिए सचिवालय प्रोवाइड कराता है, कर्मचारी प्रोवाइड कराता है, बैठकों का आयोजन करवाता है। क्लियर है। अब देखते हैं G20 काम कैसे करता है। तो जैसा कि हमने कहा कि G20 जो है ये एक साल भर का किसी एक कंट्री के पास इसकी अध्यक्षता होगी, उसी साल भर के दौरान जो क्या होता है बैठकों का एक सिलसिला चलता है। ठीक, उन बैठकों के सिलसिला लगभग 50 से 60, जैसे भारत में जो 2023 में आयोजित होने वाला है उसमें लगभग 200 सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। ठीक, फिर उन्हीं सम्मेलनों के बाद अंत में जो है जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं या जो लीडर्स समिट होती है उसका आयोजन किया जाता है। एक कंक्लूजन के तौर पे लीडर्स समिट का आयोजन किया जाता है। उसके पहले महिलाओं का समूह, मान लीजिए पर्यावरण हितैषियों का समूह कह लीजिए, या वित्त मंत्रियों का समूह, शिक्षा मंत्रियों का समूह, है ना, तो जैसे इन सब का आयोजन किया जाता है। फिर अंत में जो लीडर्स समिट है उसका आयोजन किया जाएगा, यानी कंक्लूजन के तौर पर। यानी एक साइकिल चलती है, यानी एक चक्र चलता है, उस चक्र के अंत में जो है लीडर्स समिट आती है। अब ये जो सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है तो जो उसका बैठकों का जो प्रवाह है यानी जो फ्लो है वो दो चैनल्स के माध्यम से चलता है, एक फाइनेंस चैनल और एक शेरपा चैनल, यानी इसको आप कह लीजिए वित्त चैनल और एक कह लीजिए ये शेरपा चैनल। जो फाइनेंस चैनल होता है ये जो फाइनेंस से रिलेटेड बैठकें होती हैं, यानी पूरे साल भर चलेंगी, तो इसका जो नेतृत्व करते हैं वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर। कौन से विषय डिस्कस किए जाएंगे, क्या वित्त से रिलेटेड जो भी फाइनेंस या कह लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी, इन सब से यानी रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन सब पे जो सहमति, डिस्कशन, बैठकें, ये सब जो वित्त चैनल के माध्यम से होती हैं। इसके अलावा यानी फाइनेंस से अलावा जैसे क्लाइमेट हो गया, एनर्जी हो गया, एजुकेशन हो गया, या फिर और भी जो जियो पॉलिटिकल कंडीशन, जैसे वर्तमान में यूक्रेन रसिया वार चल रहा है, या मान लीजिए चाइना यूएस वियतनाम का जो मुद्दा है, इस तरह के जो मुद्दे होते हैं वो शेरपा चैनल के माध्यम से डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, ये जो शेरपा होता है, शेरपा चैनल होता है, तो शेरपा में क्या होता है कि एक जो है कह लीजिए कि कोऑर्डिनेटर, शेरपा एक तरह से कोऑर्डिनेटर होता है अपने देश का। वो बैठकों का किस तरह से बैठकें होंगी, आयोजन होगा, क्या कार्यसूची होगी यानी एजेंडा होगा, वो सब ये डिसाइड करता है आपसी बातचीत के द्वारा और अपने देश के राष्ट्र प्रमुख को उससे अवगत कराता है। तो जैसे इसी संदर्भ में देखें तो भारत के जो शेरपा हैं, कौन नियुक्त किया गया है,
2023 के लिए अमिताभ कांत जो योजना आयोग के पूर्व सीईओ हैं। ठीक, इन बैठकों का एक चक्र चलेगा और अंत में जो है लीडर्स समिट का जो है आयोजन किया जाता है। ठीक, अब चूंकि ये क्या है, कोई स्थाई इसका सचिवालय नहीं है, चीज़ों को समन्वय करे, तो अब मान लीजिए भारत के पास अध्यक्षता रही, इसने अपना एक एजेंडा बनाया, उस एजेंडा पे डिस्कस हुआ और वो एजेंडा खत्म हो गया, तो अब फिर कोई नेक्स्ट देश आएगा, उसके पहले कोई और देश था, तो इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ, यानी कैसे इसके निर्णयों में निरंतरता बनी रहे G20 के, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया G20 ट्रॉइका। G20 ट्रोइका कह लीजिए, ट्रोइका या ट्राइका जो भी हो। ठीक है, G20 ट्रोइका, ये क्या होता है, यही जो मैंने बताया कि जो G20 है उसके निर्णयों में, उसके जो एजेंडा है उसमें निरंतरता बनी रहे। तो उसमें जैसे मान लीजिए कि जो एक वर्तमान है, एक प्रेजेंट में जो इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ठीक, एक पास्ट में कर चुका है, कोई कर चुका है, एक प्रेजेंट में कर रहा है और एक फ्यूचर में कोई करेगा, यानी वर्तमान, भूत और भविष्य, तीन अध्यक्ष, तीन के पास। तो इन तीनों, ये तीनों देश, जैसे अभी 2022 में G20 का नेतृत्व कौन कर रहा था, इंडोनेशिया। 1 दिसंबर 2022 से यानी 2023 तक इसका नेतृत्व किसके पास रहेगा, भारत के पास रहेगा। नेक्स्ट 2024 में इसका नेतृत्व किसके पास जाएगा, ब्राजील के पास जाएगा। ठीक, तो ये तीनों जो है क्या करेंगे, आपस में एक कोऑर्डिनेशन इन तीनों देश का रहेगा, ताकि जो घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया गया है बाली में, यानी पिछले वाली बैठक में, उसके मुद्दों को वर्तमान में भी क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए, उस पर जो है कह लीजिए कि देशों के द्वारा उनको फॉलो करने का प्रयास हो, यानी एक फॉलोअप लिया जाए, और फिर फ्यूचर में भी जो वर्तमान में निर्णय हो, फ्यूचर में भी जो है उसके लिए एक फॉलोअप बना रहे। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन और निरंतरता बनाए रखने का ट्रोइका के माध्यम से प्रयास किया जाता है। एक यहीं से एक चीज़ और देख लीजिए, जो इस समय थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यदि आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो जो G20 समूह की जो बैठकें हैं, तो देखिए अभी वर्तमान में किसके पास थी, इंडोनेशिया, कैसा देश है, विकासशील देश है। अब किसके पास आने वाली है, मतलब 1 दिसंबर से पूरे 2023 तक किसके पास रहेगा इसका लीडरशिप, भारत के पास रहेगी। कैसा देश है, विकासशील देश है। 2024 में जाने वाली है किसके पास, ब्राजील के पास। कैसा देश है, विकासशील देश है। इसी तरह से नेक्स्ट जो बैठक है 25 में, वो जाने वाली है साउथ अफ्रीका के पास। तो कुल मिला के यदि आप यहाँ ग्लोब पे देखें तो ये सीन बन रहा है, ये हो गया, इधर हो गया, और ये इधर, ये मतलब कि ये दक्षिणी जो कंट्री हैं, है ना, जिसको कह लें कि साउथ पोल कोऑर्डिनेशन, मतलब दक्षिणी जो देश हैं, विकासशील देश हैं, इनका महत्व जो है क्या होने वाला है, पूरे वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसके ये केंद्र में है। ये पूरे निर्णयों को अपने हिसाब से प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी दिखाता है कि साउथ की जो दक्षिणी देश हैं उनका महत्व कितना इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं G20 का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो दोस्तों ये समझिए आप कि जो G20 कंट्री हैं, ये पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का, यानी वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 85% हिस्सेदारी जो है G20 देशों की है। जो पॉपुलेशन है ये लगभग 2/3 यानी 66% जो है इन्हीं की है, G20 की है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। यदि ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, तो लगभग 75% वैश्विक व्यापार जो है G20 देशों के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो इसलिए ये देख ही सकते हैं कि इसका आर्थिक रूप से कितना महत्व है
है ना। साथ ही साथ जो G20 है ये क्या है, विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है। ठीक। G7 जो कंट्री है, जो G7 समूह है, वह क्या है, केवल विकसित देशों का समूह है। तो चूंकि अर्थव्यवस्था के केंद्र में वर्तमान जो वैश्वीकरण है उसके केंद्र में जो विकासशील देश हैं वो भी केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं, तो इसीलिए G20 से G7 से G20 का फॉर्मेशन हुआ। तो G20 G7 के तुलना में ज़्यादा इंक्लूसिव या समावेशी है। ठीक। चूंकि जो WTO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उनकी तुलना में इसके सदस्यों की संख्या कम है, इसका नेचर भी क्या है, एक तरह से इनफॉर्मल है। तो इसके जो समझौते होते हैं G20 के या कोई वर्तमान मान लीजिए तत्कालिक जो भी आर्थिक संकट हो जाए या जियोपॉलिटिकल कंडीशन है, भू राजनीतिक समस्या हो जाए, तो उसमें जो है त्वरित निर्णय लेना क्या होता है, G20 के लिए आसान होता है। क्यों? क्योंकि सदस्यों की संख्या कम है। ठीक। तो ये इसका अपना एक इम्पोर्टेंस, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, ये विकसित और विकासशील दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं। ठीक। ये डाटा देख लीजिए, ये किसी भी तरह के समूह संगठन के बारे में जब भी आप डील करेंगे तो ये GDP, पॉपुलेशन, ट्रेड, है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें आपको ये लिबर्टी है कि ये जैसे 85% लिखा है तो एज इट इज 85% आपको याद नहीं रखना है। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। 4-5% का आप जो है मार्जिन ले सकते हैं, 80% भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये 66 है तो 2/3, तो मान लीजिए 60%, 70%, इधर 75, मतलब 4-5% का आप मार्जिन ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट डाटा यही है। अब देखते हैं इसकी कमियां और चैलेंजेस क्या हैं G20 के। तो दोस्तों G20 की जो सबसे बड़ी कमी है कि इसका कोई सचिवालय नहीं है, यानी कोई सचिवालय नहीं है। तो मतलब सचिवालय नहीं है तो बस रेंडमली जिस देश के पास अध्यक्षता गई वही इसकी उसके लिए सचिवालय प्रोवाइड कराता है। फिर नेक्स्ट टाइम किसी, तो इसका एजेंडा क्या हो, कार्यों में निरंतरता कह लीजिए, कंटिन्यूटी कह लीजिए, या एक फॉलोअप कह लीजिए, अनुवर्ती निगरानी कह लीजिए, है ना, फॉलोअप, तो वो सब चीज़ें इस पे सही से नहीं हो पाती हैं। ठीक है। तो इसका एक सचिवालय नहीं, कोई सचिवालय नहीं है। दूसरा इसका कह लीजिए कि एक जो है आपका फॉलोअप या अनुवर्ती निगरानी, क्योंकि सचिवालय नहीं है कोई तो अनुवर्ती निगरानी जो है इसकी नहीं हो पाती है। इसके निर्णयों की या जो समझौते हुए उस पर कंट्रीज उसको फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उसको लागू कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उस पर कोई फॉलोअप नहीं हो पाता है। ठीक है। दूसरा ये है कि जो समझौते होते हैं, इनके जो घोषणाएं होती हैं, तो उसका कोई जो है मैकेनिज्म नहीं है उसको निर्णयों को लागू करने का। ठीक है ना। इसके जो इनफॉर्मल होने की वजह से, इस समूह का नेचर इनफॉर्मल होने की वजह से, इसके जो घोषणाएं होती हैं, समझौते होते हैं, वो क्या हैं, सलाहकारी हैं, एडवाइजरी हैं। ठीक है। बाध्यकारी नहीं है। ठीक। तो ये भी इसकी जो एक तरह से कह लीजिए कमी है। ठीक। दूसरा ये है, एक कहा जाता है, जैसे आप हमने मेंबरशिप में देखा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से केवल जो है क्या है, साउथ अफ्रीका है, और देश नहीं है। तो इसके जो सदस्य हैं वो उस किस आधार पर इनके इसकी सदस्यता है, कुछ जगह का एकदम से नेतृत्व तो नहीं है जैसे अफ्रीका का। तो रेंडमनेस जो इसके स्वभाव में है, ये भी एक कह लीजिए इसकी एक क्या है, समस्या है। ठीक है। चैलेंजेस क्या है इसके पास? चैलेंजेस ये हैं कि भाई ये चूंकि विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं दोनों, तो दोनों के अपने अपने जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी अलग अलग समस्याएं हैं। दोनों के हित जो है क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, टकराते हैं। तो इस संदर्भ में इसके समस्त चुनौतियां हैं। जैसे वर्तमान में जो यूक्रेन रसिया वार चल रहा है, उस संदर्भ में देखें तो भी इसके लिए एक आम सहमति बना पाना जो है कठिन है, क्योंकि रसिया भी इसका मेंबर है, उधर अमेरिका ने, कुल मिला के जो
देशों के आपसी जो टकराव हैं उसकी वजह भी जो है G20 में G20 के निर्णयों को प्रभावित करती है। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए और इसको देखें तो जैसे पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं तो विकसित और विकासशील देशों के अपने हित अलग अलग हैं, तो इस तरह के इसके पास चैलेंजेस हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो चूंकि भारत के सामने क्या चुनौतियां और क्या अवसर हैं, जो G20 का नेतृत्व 2023 में भारत करेगा तो उस संदर्भ में भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। तो दोस्तों इस समय का जो दौर है बहुत ही भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत ही कठिनाई से भरा है। G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में देखें तो क्योंकि पूरी वर्ल्ड जो है अभी अभी कोविड से बाहर आ रहा है। उस कोविड की वजह से कह लीजिए कि अर्थव्यवस्थाएं जो है क्या है आर्थिक मंदी की तरफ जा रही हैं। जैसे भारत, अमेरिका, बड़ी बड़ी जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं रिसेशन की तरफ अग्रसर हैं। साथ ही साथ जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन देखें तो रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, ये एक मुद्दा हो गया। दूसरी तरफ चीन और अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर एक दूसरे से एकदम जो है युद्ध की मुद्रा में खड़े हैं। इधर भारत और चीन के आपसी संबंध, भारत पाकिस्तान के आपसी संबंध क्या है, तनावपूर्ण है। तो इन सब परिस्थितियों में भारत को एक समन्वय बना के चल पाना क्या है बहुत ही चुनौती भरा रहने वाला है। तो ये क्या है, यही चुनौती है और इन्हीं चुनौतियों का यदि भारत चुनौतीपूर्ण समाधान यानी चुनौतियों का एक बेहतर समाधान दे पाता है तो ये भारत के लिए अवसर भी होगा अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना G20 के बारे में मोर देन सफिशिएंट है। हमने इसका देखा कैसे गठन हुआ, कैसे जो है इसकी जो है इस संगठन का महत्व है, इसकी कमियां हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में क्या चुनौतियां, इन सभी बातों को हमने डिटेल में परिचर्चा की। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगेगा, इसलिए निवेदन है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए और अच्छे क्वालिटी कंटेंट वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।